दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण, सबसे पहले हम आपको बता दें कि भूमंडलीकरण को ही वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण दोनों एक ही बात है। इसी को अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि राष्ट्रीय संप्रभुता क्या होता है और भूमंडलीकरण क्या होता है, तभी आप दोनों के बीच के संबंध को समझ सकते हैं। संबंध का मतलब क्या है? संबंध जब हम किसी भी इंसान के साथ, मान लीजिए हमारा कोई भी दोस्त है, उसके साथ जब हमारा संबंध होता है तो अच्छे और बुरे दोनों तरीके के होते हैं। ठीक है, तो दोनों को समझेंगे। जो राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के बीच में अच्छे और बुरे संबंध है, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। तो पहले दोस्तों आप लोग ये समझ लीजिए कि राष्ट्रीय संप्रभुता क्या होता है और भूमंडलीकरण क्या होता है। राष्ट्रीय संप्रभुता का मतलब है जब कोई देश अपने नीतियों का, ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो अपने वो फैसले लेता है वो खुद से ले, उस पर किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, जो सारा शक्ति है वो सिर्फ उसी देश के पास होता है, तो उसको राष्ट्रीय संप्रभुता कहा जाता है। जैसे हमारा देश मान लीजिए भारत है, ठीक है, तो भारत अपनी नीतियों को खुद बनाता है। जो भी देश के अंदर उसको फैसले लेने वो खुद ले लेता है, कोई भी दूसरे देश को यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होता है। भूमंडलीकरण का मतलब क्या होता है? जब कोई एक देश दूसरे देश से किसी भी तरह से जुड़ता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ता है, विज्ञान के क्षेत्र में जुड़ता है, तकनीक के क्षेत्र में जुड़ता है, संचार के क्षेत्र में जुड़ता है, या फिर संसाधनों के क्षेत्र में जुड़ता है। जब एक देश किसी भी दूसरे देश के साथ संपर्क बनाता है, संबंध बनाता है, तो उसको भूमंडलीकरण कहा जाता है। जैसे हम लोग किसी दूसरे देश से कोई चीज़ को आयात करते हैं, किसी भी चीज़ को किसी अगले देश में हम लोग बेचते हैं, तो ये क्या हो गया? भूमंडलीकरण हुआ, वैश्वीकरण हो गया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? अगर दोनों के बीच में अच्छे संबंध है तो कुछ बुरे संबंध भी होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रीय संप्रभुता, जहाँ पर आप कोई भी जो हमारा देश है, जैसे हम लोग मानते हैं भारत को, तो भारत हमारा खुद सारे फैसले लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बात होते हैं जिसपे क्या है, तो हमारा देश का जो फैसला वो प्रभावित होता है, तो ये गलत प्रभाव है। कुछ ऐसे फैसले हैं जिससे हमारे देश का फायदा होता है, तो अच्छा प्रभाव है। तो इन सब सारे संबंधों को यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। चलिए समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि राष्ट्रीय संप्रभुता का अर्थ क्या होता है और भूमंडलीकरण का अर्थ क्या होता है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय संप्रभुता का अर्थ है कि प्रत्येक देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। किसी दूसरे देश को उसके कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। यही किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति और पहचान मानी जाती है। जहाँ पर कोई भी देश खुद के फैसले, चाहे वो आंतरिक फैसले या फिर बाहरी फैसले, वो खुद से लेता है। कोई भी दूसरा देश इस देश पर हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, तो इसी को राष्ट्रीय संप्रभुता कहा जाता है। आगे दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि दूसरी ओर भूमंडलीकरण का अर्थ है कि दुनिया के सभी देशों के बीच व्यापार, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, संचार, संस्कृति और राजनीति के क्षेत्र में संबंध लगातार बढ़ते जाएं। आज कोई भी देश पूरी तरह अकेला रहकर विकास नहीं कर सकता, इसलिए देशों के बीच सहयोग और आपसी निर्भरता बढ़ी है। कहने का मतलब है, अपने राष्ट्रीय जो संप्रभुता है उसके बारे में समझ लिया। ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण का मतलब क्या है? कोई भी देश आज के टाइम में खुद अकेले रह के वो विकास नहीं कर सकता। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संसाधन को उसको जरूरत पड़ता है, जो वो किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है और संपर्क बनाता है, तभी उसके पास वो आता है। ठीक है, तो इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, इसी को भूमंडलीकरण या फिर वैश्वीकरण कहा जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि भूमंडलीकरण ने एक और विकास के नए अवसर दिए हैं, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय संप्रभुता के सामने कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी की हैं। कहा जा रहा है कि जो भूमंडलीकरण है उसने एक और विकास के नए अवसर दिए हैं, क्योंकि जब भूमंडलीकरण होता है, वैश्वीकरण होता है, जैसे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम किसी दूसरे देश से टेक्नोलॉजी अपने देश में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लिए एक विकास का नया अवसर है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय संप्रभुता के सामने कुछ नई चुनौतियां भी खड़ी करती है। हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्या उसके हिसाब से हमारा जो नीति वो चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, तो उसके हिसाब से हमें नीतियों को बनाना पड़ता है अपने देश के। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चुनौतियां भी हैं, तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के बीच में क्या संबंध है। पहला जो यहाँ पर हम लोग संबंध देखेंगे वो है आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती परस्पर निर्भरता। आर्थिक क्षेत्र में, ठीक है, परस्पर निर्भरता बढ़ती जा रही है एक दूसरे देशों का। भूमंडलीकरण के कारण आज सभी देशों के बीच व्यापार और निवेश पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गया है। कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अलग रखकर विकास नहीं कर सकता, इसलिए सरकारों को आर्थिक नीतियां बनाते समय अंतर्राष्ट्रीय नियमों और विश्व की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ता है। इससे राष्ट्रीय संप्रभुता पूरी तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि उसका स्वरूप पहले की तुलना में अधिक सहयोगात्मक हो जाता है। अब हम आपको इस चीज़ के बारे में समझाते हैं। इसमें जो कहा गया आर्थिक क्षेत्र में बढ़ती परस्पर निर्भरता,
आज कहा जा रहा है कि कोई भी देश, सारा जो देश है वो किसी न किसी देश पर किसी न किसी तरीके से निर्भर करता है, तब वो जाकर के विकास कर रहा है। किसी के पास कच्चा माल है तो किसी के पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, तो इस तरह से किसी न किसी देश पर वो निर्भर रहता है, तब जाकर कोई भी देश विकास करता है। तो कोई भी देश अगर स्वतंत्र है तो वो अपना नीति को, चाहे वो आंतरिक नीति या फिर बाहरी नीति, वो खुद से बना सकता है। लेकिन कुछ ऐसे संगठन हैं जैसे कि यूएन हो गए, ठीक है, डब्ल्यूटीओ हो गया या फिर विश्व बैंक हो गया, जहाँ से देशों को लोन मिलता है, तो उस हिसाब से हमें अपने देशों की नीतियों को विदेशों के साथ बनाना पड़ता है ताकि हमें लोन मिल सके, ठीक है। या फिर जो हमारा मुद्दा है वो यूएन में उठाया जा सके, कोई भी हमारा समस्या है तो यूएन में हमारा मुद्दा उठाया जा सके। तो इसके लिए क्या है, जो भी हमारा अंतर्राष्ट्रीय नियम है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसके हिसाब से हमारे अपने देशों के जो नीतियाँ होते हैं उनको पालन करना पड़ता है, उनको बनाना पड़ता है। इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। तो यही बात यहाँ पर कहा गया, यही बात यहाँ पर कहा है कि इसलिए सरकारों को आर्थिक नीतियाँ बनाते समय अंतर्राष्ट्रीय नियमों और विश्व की आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने पहला संबंध देख लिया। दूसरा संबंध वो है राजनीतिक निर्णयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। राजनीतिक निर्णयों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कहा जा रहा है कि आज जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, महामारी और साइबर अपराध जैसी समस्याएं किसी एक देश तक सीमित नहीं है। इनका समाधान सभी देशों के सहयोग से ही संभव है। इसलिए देशों को संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर निर्णय लेने पड़ते हैं। इससे राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक सहयोग के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता बढ़ गई है। क्या कहा गया, जैसे कि आज बहुत से समस्याएं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो गए, आतंकवाद हो गया, महामारी हो गया या फिर साइबर अपराध हो गए, तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सिर्फ किसी एक देश से इसका निपटान नहीं किया जा सकता। सिर्फ अगर भारत चाहे कि हम जलवायु परिवर्तन को रोक दे तो नहीं रोक सकता, इसके लिए पूरे विश्व के सभी देशों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ये सब जो परेशानियां हैं, इसके समाधान के लिए सिर्फ एक देश काफ़ी नहीं, इसके लिए पूरे विश्व को लगना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए देशों को संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर के निर्णय लेने पड़ते हैं। तो यही बात कहा जा रहा है कि जो हमारा संबंध है, चाहे वो हमारा जो राष्ट्रीय संप्रभुता है और जो भूमंडलीकरण, उसके बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो हमारे जो देश के कुछ फैसले होते हैं वो विश्व के संगठन के अकॉर्डिंग, उनके अनुरूप क्या होता है, बनाना पड़ता है ताकि देश चल सके। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग संबंध देखते हैं वो है कानून और नीतियों पर प्रभाव। भूमंडलीकरण के कारण कई बार देशों को अपने कानूनों और नीतियों में बदलाव करना पड़ता है। जो वैश्वीकरण है उसके कारण कई बार देशों को अपने कानूनों में और नीतियों में बदलाव करना पड़ता है। जैसे अगर आज हम लोग पेट्रोल मंगाते हैं किसी दूसरे देश से, अगर हम उन देशों के हिसाब से अपनी नीतियों को नहीं बनाएंगे तो वहाँ से हमको तेल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। जैसे अभी अमेरिका ने हमारे ऊपर क्या है तो प्रतिबंध लगा रखा है कि हम लोग रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, जबकि रूस से हमें तेल सस्ता मिल रहा था, ठीक है। तो नीतियों को हमारे जो नीतियाँ होती है देश के, वो यूएन के हिसाब से या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनके हिसाब से बनाना पड़ता है ताकि हम लोग को सहयोग मिल सके, ठीक है। ये पूरी दुनिया में लागू, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के साथ है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार, व्यापार और श्रमिकों से जुड़े नियमों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर प्रभाव देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्रभाव देखा जाता है, ठीक है। इससे सरकारें केवल अपने देश के हित की नहीं बल्कि वैश्विक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। ऐसा नहीं है कि जो देश को जरूरत है, जैसे हमारे देश में तेल का जरूरत है, ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से हम लोग तेल खरीद लेंगे, जितना मन पे उतना पैसा दे देंगे। हमें जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है, अपनी नीतियों को बदलना पड़ता है। तो ये हमारा संबंध है राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्वीकरण के बीच में। चौथा जो यहाँ पर हम संबंध देखते हैं वो है संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान का प्रभाव। भूमंडलीकरण ने विभिन्न देशों की संस्कृति, भाषा, भोजन, पहनावे और जीवन शैली को एक दूसरे के करीब लाया है। इससे लोगों के बीच आपसी समझ और सहयोग बढ़ा है। लेकिन दूसरी ओर विदेशी संस्कृति के प्रभाव कई देशों की अपनी भाषा, परंपराएं और सांस्कृतिक पहचान भी प्रभावित हुई है। वैश्वीकरण से क्या होता है, संस्कृति, भाषा, भोजन, पहनावा, ये सब जीवन शैली, ये सब क्या है, आदान प्रदान इसका होता है। लेकिन कई बार इसका गलत प्रभाव भी देखने को मिलता है, ठीक है। इससे जो परंपराएं होती है वो खराब होती है, जो वहाँ का भाषा होता है, जो संस्कृति पहचान होता है वो प्रभावित होता है। इसलिए प्रत्येक देश अपनी संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। तो संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान का भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पांचों यहाँ पर हम लोग संबंध देखते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव। आज अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों में निवेश और व्यापार कर रही हैं। इससे रोजगार, उत्पादन और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिला। लेकिन कई बार इन कंपनियों का आर्थिक प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि सरकारों को अपनी नीतियां बनाते समय उनके हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो भी सरकार है, यहाँ पर मान लीजिए कोई अमेरिका से कोई कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया है, ठीक है, कोई भी कंपनी आई है, तो मान लीजिए यहाँ पर व्यापार कर रहा है वो लोग, तो जब हमारा भारत का कोई भी नीति बनेगा तो उस हिसाब से बनाना पड़ेगा ताकि वो यहाँ से चले ना जाए, क्योंकि वहाँ से हमारे पास क्या तो डॉलर आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें नीतियों को बदलना पड़ता है।
इसलिए राष्ट्रीय हित और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक हो जाता है। तो इससे हमारा क्या होता है, जो राष्ट्रीय संप्रभुता होता है और जो वैश्वीकरण, उसके बीच में संबंध देखने को मिलते हैं। छठा जो यहाँ पर हम लोग संबंध देखते हुए है विज्ञान, तकनीक और डिजिटल सुरक्षा से रिलेटेड। इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक संचार तकनीकों ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और अनुसंधान के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। लेकिन इसके साथ साइबर अपराध, डेटा चोरी और डिजिटल सुरक्षा जैसी नई चुनौतियां भी सामने आई हैं। इसलिए आज राष्ट्रीय संप्रभुता का संबंध केवल सीमाओं की सुरक्षा से नहीं बल्कि डिजिटल सुरक्षा से भी जुड़ गया है। तो विज्ञान, तकनीक और डिजिटल सुरक्षा से भी क्या है, तो हमारा संबंध यहाँ पर देखने को मिलता है, जो राष्ट्रीय संप्रभुता है और जो वैश्वीकरण है, क्योंकि इससे हमारे पास नया नया टेक्नोलॉजी तो आता है दूसरे दूसरे देशों से, लेकिन उसके साथ बहुत सारी चुनौतियाँ भी आती हैं। सातवां पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे वैश्विक समस्याओं के समाधान में सहयोग। वैश्विक समस्याओं के समाधान में यह सहयोग करता है। जलवायु परिवर्तन, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं और आतंकवाद जैसी समस्याओं का समाधान अब केवल एक देश के प्रयासों से संभव नहीं है। भूमंडलीकरण ने देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे वे मिलकर इन समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इससे विश्व में शांति, विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिला है। तो इस तरह से क्या है, ये हमें वैश्विक समस्याओं में समाधान में सहयोग देता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण और जो राष्ट्रीय समझौता है वो दोनों के बीच इस तरह से संबंध पाए जाते हैं। आठवां जो संबंध वो है राष्ट्रीय हित और वैश्विक दायित्वों के बीच संतुलन। जो हमारा राष्ट्रीय हित है और जो वैश्विक दायित्व, मतलब देश के हित में सोचना, देश के हित में हमारे नीतियां बनाना, उसके साथ साथ विश्व के लिए जो हमारा दायित्व है उसके बीच में संतुलन बनाए रखना पड़ता है। आधुनिक समय में प्रत्येक देश को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक दायित्वों का भी पालन करना पड़ता है। यदि कोई देश केवल अपने हितों पर ध्यान देगा तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कमजोर होगा। यदि केवल वैश्विक हितों पर ध्यान देगा तो उसकी संप्रभुता प्रभावित होती है। ठीक है, इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी देश जिसके पास परमाणु हथियार है, अब कोई दूसरा देश चाह रहा है कि परमाणु हथियार बनाए, तो ये क्या है, संतुलन बनाए के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जितना मन तितना आप बना लें। कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जैसे कि राष्ट्रीय हित और वैश्विक दायित्वों के बीच में संतुलन बनाए रखना पड़ता है। अब जैसे कि मानव अधिकार होता है, मानव के कुछ अधिकार होते हैं, कोई भी देश के जो नागरिक उसके कुछ अधिकार होते हैं। तो ऐसा नहीं कोई भी सरकार चाहे तो किसी को गोली मार दे, ऐसा नहीं कर सकती है। तो विश्व के दायित्वों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि खुद बहुत ज़्यादा जंगल काट दे, अपने देश का प्रदूषण कर दें, ये भी आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ राष्ट्रीय हित नहीं बल्कि विश्व के हित को भी सोचना पड़ता है। दोनों के बीच संतुलन बना के चलना पड़ता है। आगे यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के संबंधों का प्रभाव देखें कि राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के बीच के जो संबंध है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला जो प्रभाव पड़ता है वो विकास और सहयोग को बढ़ावा मिला है। विकास और सहयोग दोनों को बढ़ावा मिलता है। भूमंडलीकरण के कारण देशों के बीच व्यापार, तकनीक, शिक्षा और निवेश में वृद्धि हुई है। इससे आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा हुए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप कई देशों की अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो इस तरह से जो हमारा राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्वीकरण है उसके बीच में जो संबंध है उसके कुछ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं, कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। तो उन सब प्रभावों को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। दोस्तों, जो प्रभाव है राष्ट्रीय निर्णयों की प्रकृति में परिवर्तन आया। आज सरकारों को अपने निर्णय लेते समय केवल राष्ट्रीय परिस्थितियों का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये क्या है, कुछ नकारात्मक प्रभाव है। इससे निर्णय अधिक संतुलित और व्यवहारिक बनते हैं, लेकिन कई बार राष्ट्रीय स्वतंत्रता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोनों के संबंध का। तीसरा जो यहाँ पर प्रभाव देखते हुए नई चुनौतियाँ जो उत्पन्न हुई हैं। भूमंडलीकरण के कारण विदेशी कंपनियों का प्रभाव बढ़ा है। स्थानीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और साइबर सुरक्षा ऐसी नई समस्याएं सामने आई हैं। साथ ही सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। तो ये क्या है, ये भी एक नकारात्मक प्रभाव है। दोनों के बीच में जो संबंध है उसका एक नकारात्मक प्रभाव है। चौथा जो प्रभाव वो देखेंगे हम लोग वो है आधुनिक संप्रभुता की नई अवधारणा विकसित हुई है। जो आधुनिक संप्रभुता है उसकी नई अवधारणा विकसित हुई है। पहले राष्ट्रीय संप्रभुता का अर्थ केवल स्वतंत्र शासन माना जाता था। राष्ट्रीय संप्रभुता का मतलब क्या है, स्वतंत्र शासन, मतलब हम अपने देश के लिए जो भी नीतियां बनाते हैं उसमें कोई हस्तक्षेप ना करें, इसी को राष्ट्रीय संप्रभुता माना जाता था पहले के टाइम में। लेकिन आज इसका अर्थ अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए विश्व के साथ मिलकर आगे बढ़ना भी है। आज जो राष्ट्रीय संप्रभुता है इसका मतलब क्या हो चुका है कि अपने देश के हित का तो रक्षा करना ही है। जो हमारा देश का फैसला होना चाहिए, देश के हित में जो फैसला लेना चाहिए वो तो होगा ही। इसके साथ साथ विश्व के साथ मिलकर के हमें आगे बढ़ना है। विश्व के लिए भी जो जरूरी उस तरह से हम लोग फैसले लेंगे। ठीक है, इसलिए आधुनिक समय में संप्रभुता और भूमंडलीकरण एक दूसरे के पूरक बन गए। तो इसके कुछ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा कि राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण दोनों आधुनिक विश्व की महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं।
भूमंडलीकरण ने दुनिया को एक दूसरे के करीब लाने का काम किया है, जबकि राष्ट्रीय संप्रभुता प्रत्येक देश की स्वतंत्र पहचान और निर्णय लेने की शक्ति को बनाए रखती है। इसलिए प्रत्येक देश को अपनी स्वतंत्रता, संस्कृति और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए विश्व के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। यही राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण के बीच सही संतुलन है, जो किसी भी देश के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, जो राष्ट्रीय संप्रभुता और भूमंडलीकरण उसके बीच में संबंध है और उन संबंधों का क्या प्रभाव है उसके बारे में हमने समझ लिया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। चैनल पर दोस्त नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।